नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबर का। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट स्थित सागर पार्क हाउसिंग सोसाइटी में ईद पर बकरी की कुर्बानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया मौके पर पहुंचे, जहां कुछ लोग कथित तौर पर सोसाइटी परिसर के अंदर कुर्बानी करना चाहते थे। बीएमसी पहले ही इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर चुकी है। किरीट सोमैया ने कहा कि ईद की कुर्बानी तय स्थानों पर ही होनी चाहिए और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सोसाइटी परिसर के अंदर बकरियां कैसे लाई गईं। कुर्बानी होऊ देणार नाही। मुंबई महापालिकेचा जो बदमाश लबाड अधिकारी असेल त्याच्यावर पण कारवाई होणार। मुंबई महापालिकेने पुरेशी व्यवस्था केलेली आहे, पण हे जिहादी लोक स्वतःची दादागिरी, धर्माची दादागिरी, हिंदूंवर भीती निर्माण करण्यासाठी मुद्दामून सोसायटीमध्ये कुर्बानी देण्याचा प्रयत्न करतात। याच लोकांनी गेल्या वर्षी शेजारच्या सोसायटीत करण्याचा प्रयत्न केला होता, न्यायालयाने थांबवलं होतं आणि फार स्पष्ट है कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहां पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बस्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी। थोड़ा नहीं जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं अंदर देख कर आई, बहुत गंदगी भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने महापालिका के अधिकारियों को, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था, क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और इसलिए एक भी बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है। कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिती हुई। हर जगह किरीट सोमैया जाएगा का? मी फार स्पष्टपणे सांगतो, छत्रपती शिवरायांचं महाराष्ट्र आहे। इथे मुस्लिम माफिया धर्माच्या नावाने हिंदूंवर दहशत तयार करण्याचा, निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार। कोणताही गृहनिर्माण संस्थेत, हाऊसिंग सोसायटीत कुर्बानी नाही। कुर्बानी आपली धार्मिक विधी करा। महापालिकेचे अनेक डझन मार्केट आहे, दुकान आहे, याच्या मागे पाठीमागे मटणाचं दुकान आहे आणि म्हणून ही यात मोठ्या प्रमाणात हिंदू राहतात, त्यांना घाबरवण्यासाठी हे अशा प्रकाराने कुर्बानीची भाषा वापरत असेल, हे चालणार नाही। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें उत्तराखंड भी लगातार योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य ने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स शुरू कर देश में नई पहल की। इसका उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना बढ़ी है, जबकि बीते वर्ष जीएसडीपी वृद्धि दर 7.23% रही और प्रति व्यक्ति आय में 41% का इजाफा हुआ है। के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कार्य करते हुए हमने राज्य में जीडीपी की तर्ज पर
अब एक नया काम और हुआ है, जैसे आप लोगों ने एक गाना भी आजकल चलता है, सुना होगा, पहली पहली बार। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने? अगर नहीं सुना है तो मैं STG अचीवर्स अवार्ड वाले जितने भी हमारे आज प्रतिभागी आए हैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं, उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि GDP की तर्ज पर GEP अर्थात ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते एक वर्ष में राज्य की GSTP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद में गुजरात DGP डॉक्टर KLN राव ने बताया कि गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड के संयुक्त ऑपरेशन में मुद्रा पोर्ट के बाहरी एंकरिंग क्षेत्र में एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। टीम ने एक जहाज को रोककर 6 बैग से करीब 118 किलो कोकीन बरामद की। जांच में सामने आया कि 2 विदेशी नागरिक यह खेप दिल्ली में मौजूद तंजानियाई और युंगाडाई नागरिकों तक पहुंचाने वाले थे। मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने सैटेलाइट फोन और एप्पल टैग भी जब्त किए हैं। जहां जहाज ब्राजील, लैटिन अमेरिकी देशों, मैक्सिको, अमेरिका और कराची होते हुए भारत पहुंचा था। आज रोज गुजरात पुलिस, गुजरात में ATS एक सफलतापूर्वक ड्रग माफिया का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक शिप जो मुंद्रा पोर्ट आउटर एंकरेज पर इंटरसेप्ट करने आया है और उसमें से लगभग 6 थैलियाँ, इसमें लगभग 150 किलोग्राम कोकेन का बरामद हुआ है। इसमें शिप में 2 विदेशी नागरिक लेके आए हैं और ये डिलीवरी दिल्ली में रहने वाले 2 एक टैंजानियन और एक युगांडन नेशनल को डिलीवरी करने वाले थे। और इसमें हमारे ATS के उच्च अधिकारियों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के संयुक्त ऑपरेशन थी और हमारे काबिल SP ATS और उनका टीम जो इंस्पेक्टर्स है JM पटेल और उनके अलग अलग टीम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया गया है। उसका बोर्ड के ऊपर चेकिंग की गई है और उसमें 6 थैलियों में 118 किलोग्राम जितना कोकेन बरामद किया गया है और इसको टेस्ट किया गया है और प्राथमिक दृष्टि से ये कोकेन है, इस तरह से मालूम पड़ा है। और इसमें 3 व्यक्तियों की कस्टडी में लिया गया है और इंट्रोगेशन चल रही है और आने वाले दिनों में क्या इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ये हमको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट फोन्स और एप्पल टैग वगैरह भी मिला है और उसमें से भी हमको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने के लिए मिले। 3 आरोपी मिले हैं और ये जैसा मैंने बताया है ये ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका कंट्री से होते हुए ये शिप मैक्सिको गई है, मैक्सिको से USA गई है, वहाँ से कराची लेटर होते हुए यहाँ मुंद्रा के तरफ आ रही थी। मुंद्रा के पोर्ट आउटर एंकरेज पर इसको पकड़ के उसको छानबीन किया है और उसमें ये कोकेन मिला। दिल्ली में डिलीवरी देने वाले थे और उससे आगे कहाँ जाने वाला था वो इंट्रोगेशन में पता चला। सर, इनके पास से कोई हथियार भी बरामद? हथियार वगैरह नहीं मिला है, सिर्फ ये हाई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह मिला है, एप्पल टैग, सैटेलाइट फोन। पार्डन? जो 2 पर्सन्स जो लेके आने वाले थे उसमें से एक आदमी ने वो पानी में कूदा है, जिसका नाम मैंने बताया था कि जिगिंटे नसरो जुम्मा ने ये
तंजीन के व्यक्ति है, ये उस पानी में कूदा है और उसका शोधखोज भी चालू है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल आयात करता है और अगर यह आयात बंद हो जाए तो यह पैसा देश की जनता और युवाओं के रोजगार में लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नागपुर नगर निगम ने कचरे से रोजाना 28 टन सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है, जिसका जल्द उद्घाटन होगा। गडकरी ने कहा कि अगर यह मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए तो हर महीने हजारों टन सीएनजी तैयार की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 100% एथनॉल से चलने वाली कारें बाजार में आ रही हैं और 4 जून को मारुति सुजुकी भी ऐसी कार लॉन्च करेगी। साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताया। ऐसा मुझे नहीं लगा था, पर एक बात सच है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। अगर ये इंपोर्ट रुक गया और ये 22 लाख करोड़ रुपए अगर देश की जनता के जेब में जाएंगे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, देश का इंपोर्ट कम होगा और देश की प्रगति होगी। हमारी नागपुर महानगर पालिका ने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन जून महीने में हो रहा है और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि कचरे से 28 टन सीएनजी पर डे तैयार होगा। पूरे देश के कचरे का अगर उपयोग किया जाएगा तो हमारे देश में हजारों टन सीएनजी महीने में तैयार होगा, तो हमारी उससे जो आज दिक्कत है गैस की वो कम हो सकती है। अभी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर मार्केट में आ रहे हैं। 4 तारीख को मारुति सुजुकी की गाड़ी भी आ रही है और मुझे लगता है कि हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है, उसमें भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और इसमें हम आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तो कभी ये जरूरत ही नहीं आएगी, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जब 25 लाख पेड़ लगाने की भी संकल्पना की है, कब एक तक वो पूरा होगा? नागपुर शहर और जिले में मैं अभी एक कोड ऑफ कंडक्ट के कारण थोड़ी अड़चन आई थी, पर यहाँ के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक पार्टी, कारपोरेटर्स सबके साथ मिलकर, सामाजिक संगठन के साथ मिलकर हम नागपुर शहर और जिले में लेकर करीब 25 लाख पेड़ लगाने का हमने निर्णय किया है और इसमें फॉरेस्ट ने उसके लिए जो प्लांट लगते हैं वो भी तैयार किया और आज यहाँ भी प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शुरू है। तो बड़े प्रमाण पर पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण मुक्त देश ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य की जो भी हम लोग डॉक्टर के बिल भरते हैं उसका कारण एयर पोल्यूशन है। तो धीरे धीरे इन सब बातों को समाज का सहयोग होना, जल संवर्धन में बहुत बड़ी मूवमेंट बनी है। 5000 किसानों का सरपंच और उनका बड़ा कार्यक्रम हुआ, उससे काफ़ी प्रेरणा मिलकर लोग काम कर रहे हैं। समाज के साथ मिलकर ये सब काम समाज उपयोगी है और ये करने के लिए वैसे भी मैं अपना समय ज़्यादा खर्चा करता हूँ और ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी है, आपने कई डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोले। क्या लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर पे विशेष ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अभी 1200 रुपये में MRI मिलता है, 600 रुपये में CT स्कैन होता है, 200 रुपये में सब पैथोलॉजी की टेस्ट होती है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक PDS योजना को मंजूरी दी है। करीब 25,530 करोड़ रुपए की इस योजना में 3 बड़े सुधार शामिल हैं। पहला, राज्यों को FCI गोदामों से राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के खर्च में केंद्रीय वित्तीय सहायता देगा। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप संचालकों के लंबे समय से स्थिर पड़े मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तीसरा, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से PDS सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे देश भर में राशन वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है।
मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बेयर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।